कैसे आप लोग? बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया हैं। अच्छी बात है, सबको बढ़िया रहना चाहिए। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोज़ लेंगे, जीके के बारे में पढ़ेंगे बिना समय बिताए हुए। अच्छा देख लीजिए, इसमें हमारा प्रोफार्मा क्या रहेगा कि इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे जनरल साइंस वाली चीज़ें सब में दो दो चीज़ों को लेकर पढ़ेंगे और उनके बारे में जितना हो सकेगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग समझ कर अपना पढ़ते रहेंगे। क्या करना है, चलिए देखें। पहला प्रश्न है हमारा, हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। हम जब इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो इसमें इसका नाम अवश्य आता है। तो इसको हम लोग इतिहास का पिता के नाम से भी जानते हैं। बुक में लिखा है कि इनको हम इतिहास का पिता भी कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने बताया था भारत और फारस के बीच में जो संबंध हुआ करता था 5वीं शताब्दी में, उसके बारे में। समझ गए हम हेरोडोटस कौन है? तो हेरोडोटस एक हमारा ऐतिहासिक व्यक्ति है जिसने इतिहास को लिखा था। माना जाता है कि यह इतिहास का पितामह है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक बुक लिखा था जिसमें 5वीं शताब्दी के बारे में भारत और फारस का जो रिलेशन था, संबंध था, उसके बारे में उन्होंने बताया। अब अगला प्रश्न, वेन सांग कौन था? तो वेन सांग तो बहुत परिचित आदमी है, इसको सभी लोग जानते हैं उनके। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इनके बारे में दो चार बातें हो जाएं कि यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे 629 ईस्वी में। ये चाइना के थे, ये चीनी यात्री थे। वो आए थे भारत में, क्या करने के लिए आए थे? तो भारत में आए थे यह अध्ययन करने के लिए। क्या अध्ययन करने के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय उसमें बहुत फेमस हुआ करता था, जो भारत में बिहार में रहता था, उसमें यह आए थे अध्ययन करने के लिए। उसमें अध्ययन करने के बाद इसने बौद्ध ग्रंथ जितने भी होते थे उन सब का संकलन किया और उसको अपने एरिया में ले गए, मतलब चाइना में ले गए। इसके साथ वो सूर्य की भी पूजा करते थे, शिव की भी पूजा करते थे। जब वो वहाँ से आए थे 629 ईस्वी में, तो लगभग 15 साल वर्ष तक रहे थे भारत में। इसके बाद वो 645 ईस्वी में चले गए थे। जब गए थे तब उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को एक सीयूकी नाम का पुस्तक में लिख दिया था। इनके बारे में इतना जानकारी बहुत हो गई। ये चाइना के थे, बस हमको ये याद रखना है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अगला प्रश्न है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अच्छा, पहाड़ियाँ क्या है? तो पहाड़ियाँ वही जो ऊंचे ऊंचे ढाल जैसे संरचनाएं होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पहाड़ियाँ बोलते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? तो सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो होती है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश में पड़ती है। अब सतपुड़ा के बारे में दो चार अक्षर जान ले। जो सतपुड़ा है, इसकी जो सबसे ऊपरी चोटी है उसका नाम है धूपगढ़ी चोटी। इसी के अगल बगल में हमारा एक महादेव का पर्वत स्थित है, मतलब महादेव पर्वत इसी पर स्थित है। अब इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। हमारे जो सतपुड़ा के पहाड़ियाँ हैं उसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। अच्छा, ताप्ती नदी से आपको याद आ गया होगा कि यह एक नर्मदा और एक ताप्ती, इन दोनों का बहाव किधर की तरफ होता है? अरब सागर की ओर। और सभी लोग जाकर ज़्यादातर बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। तो दो नदियाँ ऐसी हैं, जो कई नदियाँ हैं, उसमें मुख्यतः नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब। अगला प्रश्न रहेगा कि पाक की खाड़ी क्या है? पाक की खाड़ी का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। अच्छा, ये खाड़ी क्या होते हैं? तो जितने भी, अगर मान लो वो समुद्र में हैं, कुछ जगह हैं, उन समुद्र में दो जगहों को जोड़ने के लिए रास्ते बने होते हैं। इसके अगल बगल सब जगह पानी होते हैं, ऐसे वाले को हम लोग खाड़ी बोलते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जोड़ने वाला एक जो है पाक खाड़ी, उसको बोला जाता है। तो श्रीलंका और भारत में तमिलनाडु होता है जो उसके एरिया में लगा होता है। इसी तरह से 8 डिग्री का एक होता है चैनल, भी उसको बोला जाता है कभी कभी खाड़ी को। तो 8 डिग्री का जो चैनल होता है वो किसके बीच में है? तो 8 डिग्री का चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। उसी तरह से हमारा 9 डिग्री का चैनल मिनिकॉय और कवरत्ती के, 9 वाला कवरत्ती में है, मिनिकॉय दोनों में है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, ये पंचवर्षीय योजनाएं क्यों आई, इसका कारण क्या था? तो 1547 जब भारत हमारा आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947, तो उसी समय एक समिति बनी थी जिसका नाम था हमारा आर्थिक नियोजन समिति। उस समिति में यह देखा गया था कि भारत को आज़ादी के बाद किस किस बातों की ज़रूरत पड़ रही है, अपने को आगे लेकर जाना है। तो क्या क्या हमारे पास कमी, हमको उसको आगे लेकर जाना है अगर, तो उसको ख़त्म करना होगा, अपनी कमी को, आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। तो इसके लिए एक योजना बनाया गया। उस योजना को बनाया गया था 15 मार्च 1950 में। उस योजना का नाम ही था योजना आयोग। अब यह योजना आयोग कुछ समय तक रहा था, जिसके अध्यक्ष थे हमारे चाचा जवाहरलाल नेहरू और उप अध्यक्ष थे हमारे गुलजारी लाल नंदा। पूछेगा प्रश्न आपके कि योजना आयोग जब बना था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू
और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। बाद में इसका नाम बदल दिया गया इस समय 2014 में, 15 अगस्त 2014 में इसका नाम बदल कर समाप्त कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न नहीं, अभी हम उसी प्रश्न के बारे में देख रहे हैं कि हमारे जो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं बनाई क्यों गई थी। तो जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं ये सोचकर कि जो चीज़ें हैं उससे हम लोग उस समस्या से निपटारा पा सकें। तो इसी में उस समय समस्या थी, जब ये शुरुआत हुआ था कृषि की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। उस समय जो पैदावार हो रहे थे बहुत कम हो रहे थे, जिससे भुखमरी की स्थिति आ जा रही थी। तो अब ऐसा कंडीशन ना हो, इसलिए उस प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह योजना बनाया गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो खाद्यान्न का उत्पादन हो ज़्यादा हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर फसल हमको उगाना है तो इसके लिए पानी की सुविधा बहुत बढ़िया होनी चाहिए। तो इसी योजना के प्रथम योजना के अंतर्गत ही हमारे कई प्रकार के बांध बनाए गए थे, जिसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अब हम लोग उसमें जब योजना बनती तो हमारा जो लक्ष्य होता है उसमें प्रमुख हमारा उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास संतुलित ढंग से हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो, आगे चलकर भी इसका सब लोग लाभ उठा सकें, इस तरह से उसका विकास करना था हमारा प्रमुख उद्देश्य। और प्राथमिकता क्या थी? कृषि की प्राथमिकता थी कि हमको कृषि का उपज बहुत बढ़िया करना है, खाद्यान्न का उपज बहुत बढ़िया करना है जाकि ताकि सबको भोजन की आपूर्ति हो सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। हमारा जो लक्ष्य था कि हम भोजन का उत्पादन इसमें जितना करें उसका 2.1% गुना करें, लेकिन हम उससे भी बढ़िया सा उत्पादन कर दिए थे, लगभग 3.6। मतलब हमारा जो सोच था वो सफल रहा, हमारा जो उपाय था। अगला प्रश्न है नागरिकता क्या है? नागरिकता, आप लोगों ने नागरिकता के बारे में अवश्य सुना होगा। नागरिकता का मतलब कि आप कहाँ के नागरिक हैं, भारत के हैं कि विदेश के हैं, किस देश के हैं। अब जहाँ उन्हें भी देश के होते हैं वही आपकी नागरिकता होती है। हम इंडिया के हैं तो हमारी नागरिकता है कि हम भारतीय हैं। अच्छा, भारतीय हैं हमारे, अगर हम इसको देखना चाहें तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में कहा गया। और भाग की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। अच्छा, नागरिकता ली भी जा सकती है, आपसे छीनी भी जा सकती है। तो नागरिकता आपको कैसे मिल सकती है उसके कुछ विधियाँ हम जान ले रहे हैं। जन्म से, मान लीजिए कि आपका जन्म, आपके माता पिता भारत में हैं और आपका जन्म भी भारत में हुआ है और वो आपके माता पिता भारत के निवासी हैं, तो इसका मतलब भारतीय नागरिक हो गए। अब ऐसा दूसरा का है क्या? देशी वंश परंपरा द्वारा। वंश परंपरा द्वारा का मतलब कि अगर आपके वंशज भारतीय हैं तो आप उनके पुत्र हुए तो आप भी क्या हैं? भारतीय ही हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण का द्वारा नागरिकता का मतलब अगर मान लीजिए आप भारत में आकर रह रहे हैं, 5 साल से या 10 साल से रह रहे हैं, तो सरकार आपसे कहेगी कि मैं आपको प्रमाण पत्र देता हूँ, आप भारतीय हो, तब आप हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप अपनी नागरिकता को ले सकते हैं। एक भूमि विस्तार विधि द्वारा। भूमि विस्तार विधि द्वारा का मतलब अगर भारत कभी अपने सभी दिशाओं का जो सीमा है उसका विस्तार करना शुरू कर दे, तो उस विस्तार में कोई अन्य गांव वाला, देश वाला अगर आ गया आपके एरिया में, तो वो भी आपका नागरिक हो जाएगा, आप ही के एरिया का हो जाएगा, वो मतलब वो भी भारतीय हो जाएगा। इस तरह से हम भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। कैसे छीनी जा सकती है? अगर सरकार को लगे कि यह गलत काम कर रहा है तो इसको बहिष्कार कर देगी, आपकी नागरिकता को हटा देगी। या आप स्वयं चाहेंगे तो कह देंगे हम भारतीय नहीं रहना चाह रहे हैं, हम जा रहे हैं किसी दूसरे देश का नागरिक बनने के लिए, तो आप अपने से खुद से इसको त्याग सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नागरिकता के बारे में हम लोग समझ गए। बल, अब हम लोग थोड़ा सा विज्ञान, ये बल आपका आता है भौतिक विज्ञान में, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का है। हमने आपको इसे मार दिया, अगर आप आ रहे थे आप रुक जाएंगे, अगर आप रुके तो चलना शुरू कर देंगे, या कोशिश तो करेंगे हम आपको चलाने की या रोकने की। तो ये बल एक प्रकार का धक्का है अथवा खिंचाव है जो किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर दे या गतिशील वस्तु को स्थिर कर दे, वही हमारा क्या होता है? बल। बल हमारा सदिश राशि होता है। बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण इक्वल F बराबर m। बल हमारा सदिश राशि है। ठीक है, मात्रा के देखना चाहेंगे तो न्यूटन होता है। तो हो गया सिंपल सा बल के बारे में। इसी तरह से हम बात करें, आप रसायन विज्ञान में आ जाएं कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है। अगला प्रश्न, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य, कुछ नाम आपको सुना लग रहा है। देखिए अब वैद्युत अपघट्य क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई बाल्टी में पानी है,
पानी में हम नमक डाल दिए, इसके बाद अगर हम पानी में करंट का फ्लो करवाएंगे और अपना हाथ डालेंगे तो हमको करंट लग जाएगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा कोई विलयन हो जिसमें करंट का फ्लो ना हो, आप उसमें हाथ डालो आपको करंट ना मारे, तो ऐसे वाले विलयन को कहा जाता है वैद्युत अनअपघट्य। लेकिन जिस भी विलयन में आपको हाथ डालने के बाद करंट मार दे तो समझ लीजिए कि वह वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य में आपके जितने भी आयन होते हैं, अम्ल, क्षार, लवण, ये सब आते हैं। और वैद्युत अनअपघट्य के अंदर ऐसे चीज़ आते हैं जो आयनित नहीं होते, जैसे हमारे हो गया ग्लूकोज हो गया, शराब हो गया, ये सब अगर विलयन बनाए तो इसमें हमको करंट नहीं मारती। अगला प्रश्न करंट अफेयर से, जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? करंट अफेयर का महत्व तो किसी को बताना नहीं है, बिना करंट अफेयर के तो कुछ होने वाला नहीं है। देखिए 2 ठे प्रश्न हम करंट अफेयर के भी डाल दिए हैं, जिसमें है जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हाल ही में बनाया गया था सूर्य कुमार यादव को। और भी इनके अलावा जानना चाहें तो हर्ब लाइफ का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्मृति मंधाना को, सैवलान हैंड एम्बेसडर बनाया गया सचिन तेंदुलकर को, फ्यूमा इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हरमनप्रीत कौर को, और इसी तरह से गरुड़ एरोस्पेस का बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को, और पेप्सिको का रणवीर सिंह को। इसी तरह से रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे तो कुछ हद तक हम लोग जानकारी ग्रहण कर पाएंगे। अगला है फूलदेई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? फूलदेई महोत्सव का आयोजन हुआ था हमारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड का नाम तो आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। उत्तराखंड तो बहुत देवों की नगरी है, यहीं पर हमारा बद्रीनाथ है, चारों धाम यहीं पर हैं। उत्तराखंड में अधिकतर बादल फटने की घटना आप लोग सुनते ही होंगे। उत्तराखंड में बाढ़ भी आती है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में और कुछ आप लोग जान रहे हैं तो हमको ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। उत्तराखंड के इस समय सीएम कौन है आप लोग जान रहे हैं? ठीक है, ज़रूर उसको बता दीजिएगा। इसके बाद लगभग हम लोग आज का पढ़ लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। इसी तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को तैयार कर लीजिएगा। रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग पढ़ते रहेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, वरना आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।